हेलो एवरीवन, मैं सौरभ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के पेपर EC2B जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, इससे एक टॉपिक उठा रहा हूँ जो है मराठा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मराठों का केंद्रीय प्रशासन। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठों का केंद्रीय प्रशासन। मराठों का केंद्रीय प्रशासन मुख्यतः शिवाजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासक शासन की सारी शक्ति केंद्र में होती थी और वह कार्यकारिणी, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सेना का प्रधान होते थे। किंतु एक व्यक्ति के लिए शासन की सारी व्यवस्था की देखभाल करना संभव नहीं था, अतः शासन में सहायता के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहकर पुकारा जाता था। इस अष्टप्रधान में प्रत्येक मंत्री अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। उनकी नियुक्ति एवं निष्कासन में राजा की इच्छा प्रधान होती थी। इन मंत्रियों का प्रमुख कार्य राजा को सलाह देना था, परंतु उनकी सलाह मानने के लिए राजा बाध्य नहीं होता था। हम मराठों के केंद्रीय प्रशासन के 8 मंत्रियों एवं उनके कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है पेशवा। ठीक है, पेशवा या मुख्य प्रधान पर राज्य के सभी मामलों की देखभाल और प्रजा के हित का उत्तरदायित्व रहता था। शासन के सभी अधिकारियों के ऊपर उसका नियंत्रण रहता था। राजकाज को अच्छे ढंग से चलाने का उत्तरदायित्व भी उसी पर रहता था। वह शासन संबंधी कार्य करता था और सरकारी पत्रों एवं कागजों पर अपनी मुहर लगाता था। वह मराठी सेना के साथ भी शत्रु देश के ऊपर आक्रमण करने हेतु जाया करता था और विदित क्षेत्रों के समुचित प्रबंध करने का दायित्व भी उसका होता था। यह पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता था तथा यह वजीर या प्रधानमंत्री की तरह कार्य करता था। इस पद पर किसी वयोवृद्ध मराठा सरदार की नियुक्ति की जाती थी। ठीक, चलिए हमारा दूसरा जो अष्टप्रधान का मंत्री है वह है सेनापति। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। सेनापति या सर-ए-नौबत दोनों एक ही चीज है। सेना विभाग के प्रधान होते थे। वह सेना के संगठन और निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होते थे। उनका प्रमुख कार्य सैनिकों की बहाली करना था और उनका संगठन तथा उनके अनुशासन की देखरेख करना भी था। वे सेना को युद्ध में तैनात करते थे तथा लूट के सामान का ठीक ठीक लेखा जोखा भी रखते थे और राजा की आज्ञाओं का पालन भी करते थे। राज्य के अस्तित्व के लिए यह विभाग काफी महत्वपूर्ण माना जाता था, इसलिए इस पद पर भी किसी योग्य मराठा सैनिक की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, हमारा दूसरा पद हो गया। तीसरा जो पद है वह है अमात्य। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अमात्य अमात्य समस्त राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करता था और उनकी उचित जांच पड़ताल के बाद उन पर हस्ताक्षर भी करता था। वह अर्थ विभाग के अन्य पदाधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण भी करता था, किंतु अमात्य सिर्फ अर्थ मंत्री ही नहीं था,
अपितु युद्ध के समय उससे भी सैनिक सेवा अपेक्षित थी और उसे राज्य की सुरक्षा के लिए प्रबंध करना पड़ता था। ठीक है, हमारा चौथा जो महत्वपूर्ण पद है वह है वाक्यानवीस। ठीक है, लिखिएगा इसको, वाक्यानवीस। यह गुप्तचर तथा संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। यह राजा के दैनिक कार्यों एवं दरबार का विवरण रखता था। राजा की सुरक्षा के लिए यह निरंतर सतर्क रहता था। इस उद्देश्य से वह राजा से मिलने जुलने वाले लोगों की सूची रखता था। राजा के खाने पीने की वस्तुओं का भी वह देखभाल करता था। राज्य के कूटनीतिक कार्यों का दायित्व भी उसी पर रहता था। अपने विभाग से संबंधित कागज पत्रों पर वह अपनी मुहर लगाता था। अन्य प्रधानों की तरह उसे भी सैनिक सेवा की आशा की जाती थी। ठीक है, हमारा 4 पद हो गया। 5वां जो महत्वपूर्ण पद है वह है सचिव का। लिख लीजिएगा, सचिव। सचिव राजा के पत्र व्यवहार का अधीक्षक होता था। वह राजा की ओर से पत्र लिखता तथा उनका पूर्ण निरीक्षण करता था। उसे सरकारी पत्रों तथा आदेशों पर अपनी स्वीकृति सूचक मुहर लगानी पड़ती थी। वह महलों और परगनों के हिसाब किताब की जांच पड़ताल भी करता था। वह भी सैनिक कार्य करता था और विजित क्षेत्रों की व्यवस्था में सहायता करता था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है सुमंत। लिखिएगा, सुमंत का पद राष्ट्र मंत्री का था। वह दूसरे देशों से आने वाले दूतों का स्वागत करता था। वह विदेशों से संबंधित कार्यवाहियों, संधि विग्रह आदि के प्रश्न पर राजा को परामर्श भी देता था। वह गुप्तचरों द्वारा दूसरे राज्यों की गुप्त खबरें मंगवाता था और इसे राजा तक पहुंचाता था। सुमंत अन्य राज्यों को लिखे जाने वाले पत्रों पर अपनी मुहर भी लगाता था। आवश्यकता पड़ने पर वह मराठी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाया करता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है, जो पद है, वह है 7वां पॉइंट, पंडित राव। लिखिएगा, पंडित राव। पंडित राव अथवा दानाध्यक्ष राज्य के सभी धार्मिक पक्षों का निरीक्षण करता था। आचार व्यवहार और प्रायश्चित से संबंधित पत्रों एवं आदेशों पर अपनी स्वीकृति देता था और दंड देने में विवेक तथा उदारता से काम लेता था। धार्मिक उत्सवों की तिथियां निश्चित करना, पंडितों को दान देना, पाखंडियों को दंड देना तथा
अन्य धार्मिक कार्यों का संपादन करना पंडित राव के महत्वपूर्ण कार्य थे। धर्म एवं जाति संबंधी झगड़ों के निपटाने एवं प्रजा के आचरण को सुधारने का कार्य उसे ही संपन्न करना पड़ता था। और हमारा 8वां जो पद है, जो महत्वपूर्ण 8 मंत्रियों का 8वां पद है, वह है न्यायाधीश। नोट डाउन कीजिए, न्यायाधीश राज्य के न्याय विभाग का प्रधान होता था। वह सैनिक तथा असैनिक सभी प्रकार के मुकदमों को सुनने और उनके निर्णय करने का अधिकार रखता था और अपने निर्णयों पर मुहर भी लगाता था। ठीक है। प्रत्येक प्रधान की सहायता के लिए और उसके अधीन विभाग को सुव्यवस्थित रखने के लिए 8 व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे। ये निम्नलिखित थे। दीवान मजुमदार, जो आय व्यय का निरीक्षक होता था। फिर है आपका दूसरा फड़नवीस, जो सहायक आय व्यय का निरीक्षक होता था। उसके बाद है आपका सबनीस, जिसका कार्य कागज पत्र सुरक्षित रखना था। उसके पश्चात कारखनीस का कार्य विभागीय आवश्यकता एवं प्रधान की सैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का प्रबंध करना होता था। इसके बाद है चितनीस, इसका प्रमुख कार्य पत्र व्यवहार करना था। उसके पश्चात जमादार, जो कोषाध्यक्ष होता था, और पोतनीस, जो दिन प्रतिदिन के नगद पैसे और उसके लेन देन का कार्य करता था, आदि थे। ठीक है। इस प्रकार से मराठों के केंद्रीय प्रशासन में मुख्यतः 8 प्रकार के मंत्रियों की व्याख्या की गई है। अब इन 8 मंत्रियों को निरीक्षण करने के पश्चात जब हम इसका निष्कर्ष निकालें तो हम देखते हैं कि मराठों के केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अष्टप्रधान के सभी सदस्य छत्रपति राजा को बोला जाता था, शिवाजी जो थे उनको पहली बार छत्रपति कहा गया था, के प्रति उत्तरदायी होते थे। राजा उन पर न केवल पूर्ण नियंत्रण रखते थे, वरन उनके अधीन कर्मचारी की नियुक्ति भी राजा स्वयं करते थे। इन प्रधानों की नियुक्ति तथा निष्कासन राजा की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता था, किंतु राजा इन अष्टप्रधानों की नियुक्ति में व्यक्तिगत योग्यता और आचरण पर बहुत अधिक ध्यान देते थे। इन अष्टप्रधान मंत्रियों की तुलना वर्तमान समय के मंत्रियों से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत कार्यशील होते हैं, जबकि मराठा शासन में अष्टप्रधान के इन मंत्रियों का उत्तरदायित्व उनकी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित थी और
वे अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से राजा के प्रति उत्तरदायी माने जाते थे। ठीक है, इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मराठा केंद्रीय प्रशासन एक सुव्यवस्थित और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसने तत्कालीन समय में न केवल एक सुदृढ़ प्रशासन की स्थापना की, बल्कि इस प्रशासन की सहायता से देश की जनता को सुखी और समृद्ध भी बनाया। ठीक है, मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। अगले क्लास में मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपके साथ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।